हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क नेट चैनल पे। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले ह्यूमन स्क्रिप्टेड सिस्टम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल एक्युमुलेट एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा इधर भाई। मतलब जो एनिमल एक्युमुलेट करते हैं इतने सारे कंपाउंड, वो कैसे करता है? बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ओनली, एक्सेस इंजेशन ओनली, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अदर मीन लाइक एक्सेस इंजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल जितने इतने सारे जो कंपाउंड दिए हुए हैं वो कैसे एक्युमुलेट करता है? बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। ठीक है, द सब्सटेंस एक्युमुलेटेड बाय एनिमल हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्सली या फिर नॉट एट ऑल। जो सब्सटेंस जो भी हमने पीछे देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, वो अगर एक्युमुलेट हो रहा है, अगर हमें रिमूव करना होगा तो क्या हमसे कंप्लीटली रिमूव करना होगा या फिर पार्सली? तो हम उसे कंप्लीटली या फिर पार्सली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, in this chapter, you will learn the mechanism of elimination of the substance with a special emphasis on carbohydrate, common nitrogenous waste, lipid या फिर हार्मोन। तो इनसे आंसर है कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। Ammonia, urea, uric acid are the major form of carbohydrate excreted by the animal, nitrogenous waste excreted by animal, gases inhaled by animal या फिर प्रोटीन सिंथेसिस बाय एनिमल। तो जो भी आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि एनिमल एक्सक्रीट करता है। ठीक है, ammonia is the most toxic form and require dance for its elimination. Large amount of water, small amount of water, no water या large amount of oxygen। तो जो अमोनिया है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसका बॉडी से रिमूवल के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। यूरिक एसिड being the least toxic can be removed with maximum loss of water or minimum loss of water, no water loss या फिर large energy expenditure। तो जो यूरिक एसिड है वो लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसे रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम वाटर की क्वांटिटी चाहिए, फिर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड यूरिकोटोलिज्म, एमोनोटोलिज्म या फिर ग्रेनुलोटोलिज्म। ये जितने भी टोलिज्म जो प्रोसेस है वो किस तरह के आपके नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं उस बेसिस पे दिया हुआ है। जैसे यूरिकोटोलिज्म यूरिया के लिए, यूरिकोटोलिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, और इम्यूनोटोलिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया होता है। एंड ग्वानोटोलिज्म जिसका ग्वानिन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। Many bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects are uricotelic, uriotelic, immunotelic या फिर none of these। bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects, इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया है जिसके रिमूवल के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो इनमें इजिली होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? इम्यूनोटेलिक कहते हैं ना। तो जैसे बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट क्या है? इम्यूनोटेलिक है क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है क्या है वो? अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया as it readily soluble is generally excreted by diffusion across the body surface or through gill surface in a fish as urea, ammonium ion, nitrate ion या फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अमोनिया हमारा रेडली सॉल्युबल होता है, ठीक है, अब वो क्या करता है कि हमारे बॉडी से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इधर निकलता है या फिर वो गिल्स के थ्रू जो कि फिश में है। तो वो किस आयन के फॉर्म में निकलता है? तो आपको निकलता है एज अमोनियम आयन। Kidney do not play any significant role in the removal of यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर सोडियम आयन। तो इसका सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। Terrestrial adaptation necessitates the production of lesser toxic nitrogen waste like urea and uric acid for एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर रेगुलेशन या फिर ग्रोथ एनहांसमेंट। जो कि वो अभी हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हुआ ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया से किस में चेंज हो गया था? यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि हमारे कंजर्वेशन ऑफ वाटर हुआ। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे जो अमोनिया होता है, अमोनिया के एक्सक्रीशन में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, जबकि यूरिया एंड यूरिक एसिड में हमें इतने अमाउंट ऑफ एसिड नहीं चाहिए, मतलब वाटर नहीं चाहिए। तो सेंसर क्या है? इसे वो क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैमल्स में mammals, many terrestrial amphibians, marine fishes mainly excrete urea and are called
तो जो कौन कौन से एनिमल आपके यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं? मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेरीन फिशेज, जबकि बोनी फिशेज कैसा था आपका? इम्यूनोटलिज्म, आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो यूरिया ये लोग निकाल रहे हैं, मेन मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेज कैसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं? यूरिया, जिसे हम इन्हें क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक। अगर यूरिक किसे निकालते हैं तो हम कहते हैं उसे यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? यूरियोटेलिक। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver and released into the blood, which is filtered and excreted out by। बोला कि जो एमोनिया प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, वो होता क्या है कि वो हमारे लिवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड वो यूरिया हमारे ब्लड में रिलीज होता है, और वो ब्लड कहाँ लेके जाता है? वो ब्लड हमारे फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, तभी तो वहां से हमारा एक्सक्रीशन होता है यूरिया का, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है? वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे? लीवर में। फिर लीवर से आपका यूरिया कहाँ एक्सक्रीट होता है? तो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड ब्लड स्ट्रीम में उसको आपको किडनी के पास लेके जाता है, वहां पे आपका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animal to maintain blood pressure और desired osmolarity, टेम्परेचर या फिर पीएच बैलेंस। तो जो हमारा यूरिया है वो कंप्लीटली स्क्रीट आउट नहीं होता है, कुछ यूरिया हमारे बॉडी से रिटेन करता है, क्यों? क्योंकि इससे हमारा बॉडी का जो osmolarity है वो मेंटेन हो जाए। कैसे होगा वो आगे हम जानेंगे, ठीक है। Reptile, bird, land snail, and insect excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellets or paste are called। यानी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का जो नाइट्रोजन बेस्ड यूरिक एसिड है वो है? रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिकोटेलिक तो यूरिया से होगा ना, और यूरिकोटेलिक किसका होगा? यूरिक एसिड से, ठीक है। अ सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर नर्वस सिस्टम। तो सही आंसर इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। In most invertebrates, excretory structure are complex tubular organs called kidney, simple tubular forms absent या फिर ग्रीन ग्लैंड। जो हमारे मोस्ट इन्वर्टेब्रेट्स में excretory स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। Vertebrates have complex regular organ for excretion called nephridia, protonephridia, malpighian tubules या फिर किडनी। देखो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जिस इनवर्टेब्रेट का बात कर रहा था जिसमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? इधर वो नेफ्रीडिया में हो सकता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन वही हम बात करें इन केस ऑफ वर्टेब्रेट्स, तो हमारा जो ट्यूबुलर ऑर्गन है वो कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं? किडनी। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मैमल्स, प्लेटिहेल्मिन्थस, एग्जांपल प्लेनेरिया, रोटिफर्स, some annelids एंड एम्फिक्सस, या फिर ऑप्शन सी इंसेक्ट या फिर क्या क्रस्टेशियंस। तो जो प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल है वो किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? वो है आपका प्लेटिहेल्मिन्थस, रोटिफर्स एंड some annelids एंड एम्फिक्सस, ठीक है। Protonephrid are primarily concerned with digestion, ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation, reproduction या फिर respiration। तो प्रोटोनेफ्रिड का क्या काम है? प्राइमरी किससे कंसर्न होता है? वो आपको ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन में। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म, अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स, इंसेक्ट या फिर प्रॉन। तो जो नेफ्रिडिया है वो जो कि ट्यूबुलरी स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो किसका है? अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स का, ठीक है। अभी हमने जो प्रोटोनेफ्रिडा देखा था वो किसका देखा था? हमने प्लेनेरिया वगैरह का देखा था ना, रोटिफर्स। एंड जो नेफ्रिडा है वो किसका? अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स का। Nephridia helps to remove oxygen and absorb carbon dioxide, remove nitrogenous waste and maintain fluid and ionic balance, produce digestive enzyme, filter blood and produce urine। इसका सही आंसर है produce nitrogenous waste and maintain fluid and ionic balance। Malpighian tubules are the skeletal structure of most insect including cockroach, earthworm, flatworm या फिर crustaceans। तो Malpighian tubule किसका skeletal structure है? Most insect including cockroach का, ठीक है। Malpighian tubule helps in digestion and absorption, removal of nitrogenous waste and osmoregulation, oxygen transport या फिर structural support। तो जो Malpighian tubule किसमें हेल्प करता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में। Antennal gland or green gland perform the excretory function in insect, crustaceans like prawns, annelids, vertebrates। तो जो इंटरनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड है वो किसमें प्रेजेंट होता है? क्रस्टेशियंस लाइक प्राउन में।
द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी देखे। देखो हमारे पास ह्यूमन के पास दो किडनीज होते हैं, ठीक है, दो यूरेटर होते हैं क्योंकि दोनों किडनी से एक यूरेटर निकलेगा, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। यहाँ पे बोल रहा है पेयर, पेयर मतलब तो दो जोड़ा नहीं, यूरेथ्रा तो एक ही होता है ना। तो इसका कौन सा होगा गलत आंसर? डी। Kidneys are described as a bluish spherical structure, a reddish brown bean-shaped structure, yellowish tube-like structure, फिर white globe structure। जो हमारे किडनी वो कैसा है? रेडिश ब्राउन है और कैसा है? बीन शेप में है। द किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द विच वर्टेब्रल लेवल्स? सर्वाइकल एंड थोरैसिक, या फिर लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, या फिर थोरैसिक एंड सैक्रल, या फिर लंबार एंड कोक्सिली। जितने भी है वो हमारे स्पाइनल कोड से हम जानेंगे देखेंगे या फिर हम जानते होंगे तो इसे हम इजीली गेस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। तो किडनी का लोकेशन कहाँ पे? आपका लास्ट थोरैसिक यानी T12 एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एडल्ट ह्यूमन किडनी? सुनो, तो एडल्ट ह्यूमन किडनी का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? वो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है ना। यस, 10 से 12 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, लेंथ इसका वेट तो 5 to 7 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस तो 2 से कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। लेंथ 10 से 12 या 15 से 17, तो अभी हम देख लेते हैं। तो वो होता है आपका 10 से 12, यानी सही है 10 से 12। यस, 5 से 7 हमारा क्या होता है? उनका विड्थ एंड थिकनेस कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिख द नोच ऑन द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी थ्रू विच स्ट्रक्चर इंटर इज कॉल्ड? कॉर्टेक्स, मेडुला, हिलियम या फिर पेल्विस। तो इसका सही आंसर है आपका हिलियम, ठीक है। हिलियम क्या है? एक नॉच है जो कि इनर इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। Which structure passes through the helium of kidney? A ureter only, blood vessel only, ureter, blood vessel and nerves, या फिर nerves and lymphatic vessel only। तो जो हीलियम है वहां से क्या क्या पास होता है? यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व। The broad funnel shaped space inside the kidney inner to the helium is called renal capsule, renal cortex, renal pelvis या फिर renal medulla। तो इसे हम क्या कहते हैं? renal pelvis। क्या कहते हैं उसे? renal pelvis, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन फ्रॉम द रीनल पेल्विस आर कॉल्ड पिरामिड्स, कैलिकस, नेफ्रॉन या फिर डी कॉलम। तो उसे हम क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड। क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, टफ कैप्सूल, फैटी लेयर या फिर मस्कुलर वॉल। जो आउटर लेयर ऑफ किडनी कैसा हुआ? आपका टफ कैप्सूल है। द टू इंटरनल जोन ऑफ किडनी आर पेल्विस एंड कैलिक्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, हिलियम एंड पिरामिड या फिर कैप्सूल एंड कॉलम। जो हमारे किडनी के टू इंटरनल जोन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द इनर जोन ऑफ किडनी विच इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस इज द कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विक या फिर कैप्सूल। तो जो इनर किडनी का है जो कॉनिकल मासेस यानी पिरामिडल शेप में डिवाइडेड होता है उसे कहते हैं मेडुला। Conical masses projecting into the calyx in the medulla are called renal column, medullary pyramid, nephron या फिर lobes। तो हम कहते हैं medullary pyramid। लेकिन इसका आंसर अगर medullary pyramid है तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पूछ रहा था क्वेश्चन 36। द इनर जोन ऑफ किडनी विच इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस इज कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विक्स या फिर कैप्सूल। अच्छा, इनर जोन का हमें दो ही हमें पता है, किडनी का दो जोन होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो कौन सा डिवाइडेड होता है? आपका मेडुला पार्ट ही डिवाइडेड होता है ना, मिडल पार्ट डिवाइड होता है। यस। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन तो देख लिए। अगला क्वेश्चन तो हो गया। अब नाउ 38 नंबर। द टेक्स्ट स्टेट दैट कॉर्टेक्स स्टैंड इन बिटवीन द कैलिक्स, मेडुलरी पिरामिड, हिलियम एंड पेल्विस या फिर यूरेटर। जो कॉर्टेक्स स्टैंड करता है किसके बीच में? दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, ठीक है। द रीनल कॉलम दैट एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, यानी तो जो कॉर्टेक्स था जिसे हम क्या करते हैं? रीनल कॉलम
जो thin between the medullary pyramid are called columns of Battini. इस साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा. Each kidney contain approximately how many nephron? जैसे हमारे पास 2 किडनी है तो एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होगा, तो 2 किडनी के पास कितना हो जाएगा? 2 मिलियन. ठीक है, आप समझ रहे हैं? एक किडनी के पास हमारे पास अगर 1 मिलियन है तो 2 किडनी के पास कितना हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा ना. यस. अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एंडोक्राइन यूनिट ऑफ किडनी या फिर नर्वस यूनिट ऑफ द किडनी. जो नेफ्रॉन कैसा है वो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. Each nephron consists of 2 main parts, cortex medulla नहीं तो किडनी का, glomerulus and renal tubule, Bowman's capsule and lymph loops of Henle या फिर efferent and efferent arteriole. तो each nephron consists of 2 parts, that is glomerulus and renal tubule. The glomerulus is a tuft of capillary formed by the efferent arteriole, renal vein, efferent arteriole या फिर collecting duct. जो glomerulus है वो कैसा है? एक कैपिलरीज का गुच्छा है जो किससे बना हुआ है? efferent arteriole से. Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arterioles, renal artery, efferent arteriole या फिर peritubular capillary. तो ग्लोमेरुलस में हमारा जो ब्लड आता है वो किससे आता है? एफरेंट आर्टियोल से. और एग्जिट किससे करेगा? एफरेंट आर्टियोल से. तो ई से एग्जिट याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको इजीली. ठीक है. द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेल्ने, बोम्स कैप्सूल या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल. जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है वो किससे शुरू होता है? आपका बोम्स कैप्सूल से. Bowman capsule is described as a single-walled funnel, a double-walled cup-like structure, a hairpin shaped loop या फिर straight collecting tube. जो हमारा Bowman capsule किस तरह डिस्क्राइब होता है? A double-walled cup-like structure. The structure formed by the glomerulus along the Bowman's capsule is called, यानी glomerulus जो कि हमारा tuft of arterioles था और साथ हमारा Bowman capsule दोनों मिलकर क्या बनाता है? जिसे हम कहते हैं Malpighian body या फिर renal capsules. ठीक है. After Bowman capsule, the tubule continues as loop of Henle, distal convoluted tubules, proximal convoluted tubule जिसे BCT कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर collecting duct. तो जो हमारा Bowman कैप्सूल से डबल वाल जो लेयर था हमारा रेनल ट्यूब्यूल्स का, उसके बाद वो कहाँ जाता है? BCT में यानी proximal convoluted tubules में. The part of nephron that follow the PCT and has descending and ascending lobes, collecting duct, distal convoluted tubules, glomerulus या फिर Henle loops. तो PCT के पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है? Henle tube, जिसके पास आपके पास ascending and descending limbs होते हैं. ठीक है. The ascending loop of Henle loop continue as the, देखो BCT से कहाँ जाता है आपका? Henle loops में, यानी Henle loop से कौन सा पार्ट में? डिसेंडिंग, क्योंकि ऊपर से नीचे जाता है तो डिसेंडिंग लूप. फिर यहाँ से कैसे जाता है? असेंडिंग लूप. उसके बाद कहाँ जाता है वो? DCT में. तो पूछे द असेंडिंग लूप यानी जो Henle loop का असेंडिंग कैसे गया था? द असेंडिंग लूप ऑफ Henle loops continues as the distal convoluted tubules. ठीक है. The distal convoluted tubules of many nephron open into a straight tube called ureter, renal pelvis, collecting duct या फिर calyx. तो कहाँ ओपन होता है DCT के बाद? वो collecting duct में. Many collecting duct converge and open into a renal pelvis through the cortex, medullary pyramid in the calyx, renal columns या फिर इलियम डायरेक्टली. तो many collecting duct converge करता है फिर ओपन करता है renal pelvis में, किसके थ्रू? medullary pyramid, जो कहाँ प्रेजेंट था? कैलिक्स रीजन में. ठीक है. The Malpighian capsules PCT, DCT of the nephron are located in which region of the kidney? medulla, renal pelvis, cortical region या फिर इलियम. तो ये सब जितने भी है Malpighian capsule, PCT एंड DCT कहाँ लोकेटेड होता है? आपके cortical region में, यानी आउटर रीजन ऑफ किडनी, जो हम 2 पार्ट में बांटे थे ना, cortex and medulla, उसमें यानी cortex वाले पार्ट में. Which part of the nephron deep into the medulla? glomerulus, proximal convoluted tubule यानी PCT, loop of Henle या फिर distal convoluted tubule. तो कौन सा पार्ट आपके मेडुला में जाता है? वो जाता है आपका loop of Henle. In the majority of nephron, the loop of Henle is very long and deep into the medulla. Too short and extend only very little into the medulla. Absent या located only in the cortex. तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में होता क्या है कि लूप जो Henle होता है वो शॉर्ट होता है और बहुत बहुत कम अमाउंट में वो मेडुला में इंटर करता है. Nephron with short loops of Henle that extend only slightly into the medulla are called. अब ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे? कहते हैं उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन वैसे नेफ्रॉन को कहते हैं जिसका जो Henle जो है वो बहुत शॉर्ट होता है और बहुत लिटिल अमाउंट वो मेडुला रीजन में पेनिट्रेट करता है.
नेफ्रॉन विथ लॉन्ग लूप्स ऑफ हेलन दैट रन डीप इनटू द मेडुलर कॉर्टेक्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो नेफ्रॉन है वो कैसा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, लेकिन मेजॉरिटी बोल देते हैं कुछ माइनॉरिटी नेफ्रॉन भी तो प्रेजेंट होंगे ना, तो वैसे माइनॉरिटी नेफ्रॉन जिसके हेलियंस ऑफ लूप रन डीप इनटू द मेडुला, उसे हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a capillary network around the renal tube called vasa recta. Peritubular capillaries, glomerular capillaries या फिर renal sinusoids. जो efferent arteriole है कहाँ से मर्ज करा पे ग्लोमेरुलस से, और एक फॉर्म करता है कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, तो उसमें क्या कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. A minute vessel from which from the vertebral, a minute vessel from the peritubular capillary network runs parallel to Henle loops forming U separate structure called, सब कहते हैं वासा रेक्टा, यानी वासा रेक्टा. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन. देखो ये तो इजीली हम पहचान सकते हैं वासा रेक्टा किस में एब्सेंट होगा. वैसे नेफ्रॉन में जो मिडलरी रीजन में कम पेनिट्रेट हो तो कौन सा नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना. तो आज के लिए इतना ही. आई होप सारे क्वेश्चन बनाए होंगे. अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स, अगर आपने नोट्स रिवाइज नहीं किए तो अगर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद आप जब पढ़ेंगे अपने नोट्स तो आपको और अच्छे से याद होंगे. ठीक है, थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.